एके न्यूज़ की ओर से रिपोर्टर रितेश, चीफ रिपोर्टर ध्रुव, कैमरामैन भव्या और स्क्रिप्ट राइटर ध्रुव काका की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलो आज ले चलते हैं एक समस्या के बारे में विस्तृत जानकारी पाने के लिए गुजरात आयुर्वेदिक बोर्ड के चेयरमैन श्री हसमुख भाई सोनी से कुछ वार्तालाप करते हैं। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं गुजरात आयुर्वेदा बोर्ड के चेयरमैन से, जो डॉक्टर हसमुख भाई सोनी। आइए आज आपको मिलवाते हैं। तो सर, आज आप कैसे हैं? Yes, fine. How are you? आई एम ऑल्सो फाइन सर। सर, all the best. सर, हमको जानने मिला है कि अभी इंडिया में आयुर्वेदा डॉक्टरों को सर्जरी की परमिशन दी है गवर्नमेंट ने, तो आप इस पे कुछ हमको प्रकाश डालना चाहोगे? जरूर से, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट्स आज बताया है। खास करके आयुर्वेदा के विषय में मैं एक छोटी सी माहिती दूंगा। तो आयुर्वेदा जो एक चिकित्सा साइंस है, और वो साइंस आजकल का नहीं बल्कि 5000 वर्ष पुराना साइंस है। हम इतिहास में भी देख रहे हैं कि जब देव और दानवों ने जब समुद्र मंथन किया और उसमें से धन्वंतरी भगवान की उत्पत्ति हुई, और धन्वंतरी भगवान जब उत्पत्ति हुई वो टाइम पे अपने साथ में एक बहुत महत्व की चीज़ लेके आए थे, जिसको आयुर्वेद साइंस के रूप में देखा जाता है। एनीवन हम वेदों में भी देखने जाए तो अर्थवेद करके एक वेद है, और वो अर्थवेद का उपवेद के रूप में भी आयुर्वेद का उल्लेख किया गया है। इसके बाद में धन्वंतरी भगवान के पास से काफ़ी लोगों ने आयुर्वेद को सीखा, और इसमें से जो आचार्य सुश्रुत जी थे, जो आचार्य सुश्रुत जी ने अच्छी तरीके से आयुर्वेद साइंस का अध्ययन किया, और इन्होंने इसके अंदर से ही एक जो नई शोध की, और जिसको हम आज के समय में सर्जरी के रूप से जान रहे हैं। तो सर्जरी की जो मुख्य जो शोध करने वाले जो आचार्य जी थे, वो आचार्य सुश्रुत थे। कालक्रम पे देखने जाए तो भारतवर्ष के अंदर काफ़ी सारे अटैक किए गए भारत पे, और इसके हिसाब से जो बाहर की जो संस्कृति आई, वो संस्कृति ने हमारे पे बार बार अटैक कर और हमारी जो मूल जो धरोहर थी हमारा आयुर्वेद का साइंस, उसको काफ़ी सारा इन्होंने नुकसान पहुंचाया। लेकिन नुकसान पहुंचाने के बावजूद भी सही है, सत्य है, वो हमेशा सत्य ही रहता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आज की तारीख में भी इंग्लैंड के साइंटिस्टों ने और विदेश के साइंटिस्टों ने, अभी तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो एक मेडिकल साइंस बनी है, वहाँ पे भी आचार्य सुश्रुत जी का स्टैचू रखा गया है, और उनको गॉड ऑफ सर्जरी के रूप में इनको जाना जाता है। तो जो भारत सरकार ने, और ख़ास करके हमारे लोकप्रिय मुख्य वड़ा प्रधान जो नरेंद्र भाई मोदी साहब ने जो खास ये नोटिफिकेशन किया है, वो मैं गुजरात आयुर्वेद बोर्ड के चेयरमैन के रूप में हमारे गुजरात के 23,000 डॉक्टर्स की ओर से, और पूरे भारतवर्ष के करीबन 8 लाख से भी ज़्यादा हमारे आयुर्वेद चिकित्सकों की ओर से मैं नरेंद्र भाई मोदी साहब को अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं उनका आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ कि जो हमारी आयुर्वेद की जो प्रतिष्ठा थी, उनको उन्होंने पुनः प्रतिष्ठा वापस उसको कायम की है, और जिससे आने वाले समय के अंदर भारत और सिर्फ अपने देश का ही नहीं परंतु पूरे विश्व का जो है वो गुरु बनने जा रहा है, और एक विश्व गुरु के रूप में आयुर्वेद और भारतवर्ष जो स्थापित होने वाला है। तो सर्जरी के अंदर, आयुर्वेद के अंदर काफ़ी सारे डिटेल्स दिए गए हैं, और वो डिटेल्स के आधार पर ही हम ये चौकस रूप से बता सकते हैं कि जो सर्जरी है वो मुख्य देन है वो आयुर्वेद की है, और गॉड ऑफ सर्जरी के रूप में हमारे आचार्य सुश्रुत जी थे, इन्होंने ये सर्जरी की शोध की थी। कुछ समय से कुछ लोग इसका छोटा मोटा विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी इतिहास को पूरी तरीके से देखें, जाने, पहचाने, और फिर एक निष्कर्ष पर आए हम कि सर्जरी है वो भारत की धरोहर है, और आने वाले समय में इससे आगे बढ़कर भी एक चीज़ होने जा रही है कि जो अलग अलग दवाइयों का जो पैटर्न जो विश्व के दुनिया के दूसरे लोग ले रहे हैं, जो हमारी आयुर्वेद की जो चीज़ थी, तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम सर्जरी की पैटर्न भी इंडिया लेगी, और इंडिया ही सर्जरी का जो है वो मूलभूत होगा। वो समय अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है,
तो मैं भारत के नागरिकों से भी नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि सर्जरी वो भारत की धरोहर है, तो वैसे संजोग में, वैसे समय में हम सर्जरी को अच्छी तरीके से जाने पहचाने और आने वाले समय में आयुर्वेद के माध्यम से अच्छी सर्जरी हो और लोगों का भी अच्छा भला हो और लोग अच्छी सर्जरी कराकर और मतलब बीमारी में से मुक्त हो और आने वाले समय में स्वस्थ भारत और समर्थ भारत बने, वैसे ही मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ। सर, जैसा कि आपको पता होगा कि रामायण और महाभारत के युग में युद्ध हुआ था, तो उसमें सब सैनिक सब घायल हुए थे। तो उस टाइम भी आयुर्वेदा के सिवाय दूसरा तो कोई सर्जरी तो होता नहीं था, आयुर्वेदा ही सर्जरी करता था। तो उसमें तो कैसे किस प्रकार से सर्जरी होती थी और उस टाइम जब ये ट्रीटमेंट सब होता था तो आयुर्वेदा क्या मतलब स्टेप्स लेता था कि कैसे होता था, वो सब में आप बताना चाहोगे? श्योर, आपने बहुत महत्व की बात की है। हम रामायण और महाभारत का काल देखने जाए तो वो काल में भी काफ़ी सारे युद्ध हुए, काफ़ी सारे सैनिक, काफ़ी सारे सेनापति, काफ़ी सारे राजाओं भी उसमें या तो घायल हुए या मृत्यु हुए या उनको काफ़ी सारी चोट या उनको नुकसान हुआ, हाथ पैर कटे। हम यदि देखने जाए तो सुश्रुत एक शास्त्र है। सुश्रुत जी के जो शास्त्र है जिसके अंदर देखने जाए तो काफ़ी सारी सर्जरी का, अलग अलग प्रकार की सर्जरी का उसके अंदर उल्लेख ऑलरेडी किया हुआ है। जैसे मैं तो आपको इससे एक पॉइंट आगे भी बताना चाहूँगा कि घाव कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि घाव कभी स्ट्रेट हुआ, कभी डीप घाव हुआ, कभी पतला घाव हुआ, कभी उसको छोटे से स्टिच लेने की ज़रूरत पड़ी, कभी कोई को बड़े से स्टिच लेने की ज़रूरत पड़ी। इंडियन इससे भी एक आगे बढ़कर देखने जाए तो एक उदर पाटन करके सुश्रुत के अंदर एक टॉपिक का उल्लेख है। उदर पाटन का मतलब है कि जिनके अंदर एब्डोमेन की सर्जरी करना। आप सोचिए कि सुश्रुत जी के समय में भी उदर पाटन के शब्द का उल्लेख हुआ है, वो टाइम पे भी एब्डोमेन की सर्जरी होती थी। अभी हम बोलते कि सीजेरियन हुआ, तो सीजेरियन मतलब क्या है? आयुर्वेद के अंदर जो उदर पाटन बताया गया वही सिंपली अभी है, वो उदर पाटन है जो सीजेरियन है। तो मैं ज़रूर से कहना चाहूँगा कि रामायण और महाभारत के अंदर भी जितने भी सैनिक घायल होते थे, कोई का हाथ कटा, कोई का पैर कटा, तो वो टाइम पे भी सर्जरी होती थी और होती थी। और उसके अंदर भी सभी सैनिक या सभी भी घायल जो व्यक्ति थे वो रिकवर 100% होते थे। तो अभी का एक माहौल बनाया जा रहा है कि भाई आयुर्वेद वाले सर्जरी कैसे कर सकते हैं, लेकिन वैधानिक दृष्टि से देखने जाए तो वैधानिक दृष्टि से, लीगली दृष्टि से देखने जाए, हेल्थ डिपार्टमेंट की दृष्टि से देखने जाए तो ये नोटिफिकेशन से पूरा क्लियर हो गया है कि आयुर्वेद में जिन्होंने MS की डिग्री प्राप्त की हो और जिन्होंने MS शल्य और MS शालक्य वो डिग्री प्राप्त की हो, दे कैन डू एलोपैथी सर्जरी प्रैक्टिस इन देयर फील्ड। तो वो लोग आराम से सर्जरी कर सकते हैं। BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दैन महाराष्ट्र स्टेट के अंदर भी जो लोग ने MS आयुर्वेद में किया है वो आज से नहीं सालों साल से उन लोग खुद सर्जरी महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं और BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी कर रहे हैं। तो ये कोई हमारे लिए कोई नया सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने सिर्फ इसका क्लेरिफिकेशन दिया है इन नोटिफिकेशन से माध्यम से कि जिन्होंने भी MS शल्य और MS शालक्य किए वो लोग सर्जरी कर सकते हैं, वो लोग जनरल सर्जरी भी कर सकते हैं और वो लोग ENT की भी सर्जरी कर सकते हैं। तो इट्स वेरी क्लियर और आप पूरा इनके भी यकीन करिए कि उनको पूरी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है और उसके लिए वो आने वाले समय में और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से सर्जरी कर पाएंगे। सर, जैसे विघ्नहर्ता गणपति जी जिसको तो सब जानते हैं, शायद ही कोई नहीं जानता होगा, उनकी भी जो कह सकते हैं एक टाइप से सर्जरी ही की गई थी कि जिनका शरीर इंसान का था और मस्तक एक हाथी का। तो उस टाइम पे भी तो कोई ये साइंस तो था नहीं, सर्जरी हुई थी, आयुर्वेदा सर्जरी हुई थी। तो वो किस प्रकार से आप बताना चाहोगे? आपने इतिहास में से बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है। मैं ज़रूर से कहना चाहूँगा कि यदि हम इसको एक अलग एंगल से देख रहे हैं तो दुनिया की सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी थी
आज भले हम लोग सब बोल रहे हैं कि हम लोग ये प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, इससे हम लोग स्किन बदल सकते हैं, चामड़ी बदल सकते हैं, कलर बदल सकते हैं और हर व्यक्ति का फेस बदल सकते हैं। लेकिन यदि हम देखने जाए इतिहास में, और जो इतिहास ही नहीं लेकिन अभी भी फ़िलहाल हमारे सामने है कि हम जब भी कोई भी अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं तो इनकी पूजा प्रार्थना से करते हैं। तो वैसे ही गणेश भगवान की जो टाइम पे जो सर्जरी हुई थी वो 100% उसको हम प्लास्टिक सर्जरी के रूप में देख रहे हैं। और वो प्लास्टिक सर्जरी है वो इसका हमारे वेदों के साथ में कोई ना कोई जगह वो संलग्न है ही है। और वहाँ वो समय में भी कुछ न कुछ ऐसी मतलब सिस्टम थी कि जिसके हिसाब से ये वेदों के जो अंदर उल्लेख है इसके हिसाब से ये प्लास्टिक सर्जरी की गई थी। सर, अभी WHO ने भी कबूल किया है कि भारत में जो कोरोना महामारी है वो आयुर्वेदा ने उस पर अंकुश लगाया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पूरी दुनिया जब कंफ्यूज थी कि हम ये कोरोना को कैसे कंट्रोल करेंगे, वो टाइम पे हम कॉन्फिडेंट थे कि हम ये वायरस की बीमारी को कंट्रोल कर पाएंगे। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि आयुर्वेद के अंदर कोरोना प्रकार की जो वायरस की बीमारियां है इसका ऑलरेडी आज से सालों साल नहीं सदियों के पहले ऑलरेडी उल्लेख हो चुका है। अभी देखने जाए तो वात, कफज, ज्वर, वायु और कफ के हिसाब से जो ज्वर होता है, जो बुखार आता है, वो अभी के समय में जो वायरस का जो फीवर बोलते हैं वो और कुछ नहीं है, वो वात, कफज, ज्वर ही है। लेकिन एक इसको अलग स्वरूप से, बड़े स्वरूप से दुनिया ने कुछ अलग तरीके से इसको देखा है। लेकिन आयुर्वेद की मैं बात करूं तो हम पहले हमारे घर के अंदर, हमारे रसोड़े के अंदर हम लोग हल्दी का इस्तेमाल क्यों करते थे, हम हमारे सूंठ का इस्तेमाल क्यों करते थे, हम मरी और पीपर का इस्तेमाल क्यों करते थे। ये हमारे जो भी आयुर्वेद के ज्ञाता थे और हमारे जो भी वडील या बुजुर्ग थे उन लोगों को वो टाइम पे भी पता था सदियों पहले कि यदि कोई भी वायरस की बीमारी को या वात, कफ, ज्वर को हमको आने से रोकना है तो हमको हमारे रसोड़े के अंदर सूंठ का उपयोग करना है, मरी का उपयोग करना है, पीपर का उपयोग करना है, हल्दी का उपयोग करना है। आप सोचिए ये हमारे लिए छोटा सा आयुर्वेद क्लिनिक ही था। दुनिया का मुझे एक भी देश बताओ कि जो इस तरीके की आयुर्वेद के द्रव्यों का उपयोग करता हो। इसके हिसाब से ही महामारी बहुत ज़्यादा फैली है। हमारे पास तो वायरस को कंट्रोल करने की आयुर्वेद की दवाइयाँ और द्रव्य पहले से ही हमारे पास थे कि जिन्होंने वायरस के श्लेष्मा के जो पड़ था वो वायरस के श्लेष्मा के पड़ को तोड़कर और इसको गले में इसको रुकने ही नहीं दिया और वो गले के मार्फत जो श्वास नली में जा रहा था इसको वहाँ तक इसने पहुँचने ही नहीं दिया और इसको इंटेस्टाइन के मार्फत है इसको जो इसके टॉक्सिक थे इसको इन्होंने पहले से ही दूर कर दिया। तो वहाँ फेफड़ों में जाके वायरस को स्थिर होने का कोई सवाल ही नहीं हमने खड़ा करने दिया। तो WHO ने भी अभी जो इस चीज़ का एक्सेप्ट किया है कि भाई इंडिया ने आयुर्वेद के मार्फत है इसको कंट्रोल किया। इसका बेसिक कारण मैं जो आपको बता रहा हूँ वो का बेसिक कारण है। दूसरे नंबर में कि आयुर्वेद का उकाले, तो आयुर्वेद के उकाले के अंदर तुम देखने जाओ, पथ्यादि कुआं देखने जाओ या 10 मूलादि कुआं देखने जाओ, तो उकाला जब भी पीते हो तो गले के अंदर जो छोटा मोटा वायरस टिका हुआ है वो इसको वहाँ से इसको हटा ही देगा और वहाँ से हटा के वो इंटेस्टाइन में ले जाके और बॉडी की टॉक्सिन के मार्फत इसको दूर कर देगा। तो आयुर्वेद के मार्फत ये कंट्रोल हुआ है। वो वैसा हम खाली हमारे बात करने से हम लोग नहीं बोल रहे, लेकिन हमारे पास में इसके सचोट कारण है, सचोट हमारे पास में इसकी बात है और इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इस प्रकार के जो वायरस को हमने आयुर्वेद की दवाई, आयुर्वेद के उकाले और आयुर्वेद की मेडिसिन के मार्फत और इसके द्वारा ही हमने इसको अच्छी तरीके से कंट्रोल किया। सर, जैसा हम जानते हैं कि पहले के जो लोग थे जिनका एवरेज एज जिसको अपने कह सकते हैं शरीराश आयु, वो उनका कम से 100 से ऊपर तो रहता ही था और आज अपने मेडिकल साइंस में इतने आगे बढ़ चुके हैं फिर भी आजकल के शरीराश आयु इतने कम हैं, उसका कारण क्या सर? सबसे पहले देखने जाए तो लाइफस्टाइल। आप सोचिए कि पहले की लाइफस्टाइल कैसी थी व्यक्तियों की। हम
आयुर्वेद शास्त्र में भी इसका स्पष्ट उल्लेख है। इंसान को कब उठना चाहिए, तो पहले बहुत आयुर्वेद में कहा गया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अभी हम सब सूर्योदय के बाद में उठने की शुरुआत करने वाले लोग हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रेडिएशन होता है, वो टाइम पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा विटामिन डी मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार के विटामिन हमको वो टाइम पे मिलते हैं। तो हम लोग वो टाइम पे उठेंगे, हम योग करेंगे, हम प्राणायाम करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारा आयु बढ़ने वाला है। लेकिन हम हमारी लाइफ को कुछ अलग तरीके से अलग दिशा में लेकर गए। दूसरे नंबर में आप देखिए, पहले जितना भी फल फ्रूट बनते थे वो ऑर्गेनिक बनता था, ऑर्गेनिक था, वो नेचुरल जो खातर बनता था, इसके अंदर से वो सब ऑर्गेनिक फूड बनता था, जिससे हम खाते थे तो हमको कैंसर जैसी बीमारियां भी नहीं होती थी। अभी क्या हुआ है, अब देखने जाओ तो यूरिया खातर के अलावा कुछ है ही नहीं। आज कोई भी तुम्हारे फल फ्रूट बनाने हैं, वो हम सुन रहे कि भाई इंजेक्शन देके इनको पकाया जाता है। तो इंजेक्शन ये क्या है, वो एक जात का केमिकल है। यूरिया खातर तो वो क्या है, वो तो एक जात का केमिकल है। तो हम बोल रहे हैं हमने फल खाए, हमने फ्रूट्स खाए, लेकिन आपने क्या खाया, तो आपने केमिकल को भी साथ में खाया। वो केमिकल क्या करेगा अंदर बॉडी को जाके। आयुर्वेद में बहुत अच्छा कहा गया है कि बॉडी को अगर तुमको डेवलप करना है, ग्रोथ करना है, तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये तुम्हारा पावरफुल होना चाहिए। लेकिन हमारा रस ही पावरफुल नहीं है। हम खुद रस में हम लोग जब केमिकल ले रहे, तो फिर वो कहाँ से आगे जाके वो बढ़ने वाला है। तो यूरिया खातर हमारी लाइफस्टाइल, हमारे जो व्यसन को भी मैं इसको भी एक देता हूँ कि हम लोग अभी व्यसन में भी काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो लोग व्यसन में भी पड़ गए और उनके खुद की लाइफस्टाइल को कम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को भी हमको ध्यान में रखना है। यदि हमारे आने वाले समय में हमारे शरीराश आयु बढ़ानी होगी, तो हमको 100% आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा। अगर हम आयुर्वेद को अपनाएंगे और वापस वही दिशा में हम जाएंगे, तो मैं मानता हूँ कि ज़रूर से हम हमारी शरीराश, हमारी आयु है, उसको बढ़ा पाएंगे। तो सर, अंत में आपसे अब एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमने जैसे सुना है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी, वहाँ के डॉक्टरों ने भी कि आयुर्वेदा को अपनाया है, आयुर्वेदा की सर्जरी को अपनाया है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? लास्ट 10 महीने का जो सिनारियो मैं देखने जा रहा हूँ, जैसे आपने बोला कि विदेशों में भी आयुर्वेद गया है। पहले गुजरात में से और भारत में से विदेशों में आयुर्वेद का ऑनलाइन कंसल्टेशन करने वाले सिर्फ 2% लोग ही थे। लेकिन आज के तारीख में जिस तरह से हम लोग देखने जा रहे हैं कि विदेशों में से कितने लोग आयुर्वेद कंसल्टेशन ऑनलाइन करा रहे हैं, तो इसका सरेराश रेशियो जो है वो 18 से 20% ऑलरेडी हो चुका है। इसका एकमात्र कारण है कि विदेशों में भी आयुर्वेद गया है और विदेश के लोग भी आयुर्वेद को समझते हुए। दूसरे नंबर में जैसे आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहाँ की जो मेडिकल कॉलेज हैं, आपको जान के खुशी होगी कि वहाँ के मेडिकल कॉलेज के अंदर मेन गेट के पास में एक जो स्टैचू लगाया गया है, वो स्टैचू और किसी का नहीं है, लेकिन आचार्य सुश्रुत जी का है। और उसके अंदर मेंशन किया गया स्पेशली गॉड ऑफ सर्जरी। अगर जो ऑस्ट्रेलिया वाले भी अगर इस चीज़ का स्वीकार कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये तो हमारी धरोहर है। उसके लिए हमारे यहाँ तो कोई चैलेंज होने का कोई सवाल ही नहीं है। इंग्लैंड के काफ़ी सारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने उनकी खुद की अपनी जो बुक्स लिखी है, खुद का उनके थीसिस लिखे हैं, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि हमने जो सर्जरी सीखी जानी वो और कोई जगह से नहीं, लेकिन इंडिया के अंदर आयुर्वेद से और सुश्रुत संहिता में से हमने ये सर्जरी को जानने और पहचानने का प्रयास किया है। यदि जो इंग्लैंड के लोग भी इसका एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमको कोई डाउट है क्या? हमको सोचना ही नहीं है, और डाउट कैसे भी नहीं सोचना है। हमको सिर्फ इतना ही देखना है कि हम किस तरह से हमारी खुद की पैटर्न बना सकते हैं। आप जानते ही हो कि जो चीज़ जिसकी बेसिक होती है उसको वो पैटर्न मिलती है। अभी हल्दी है, तो हल्दी क्या थी? तो हल्दी इंडियन थी। हमने हमारी पहले के जो लोगों ने उसको पैटर्न बनाने का प्रयास नहीं किया, तो इससे हमको कितना नुकसान हुआ। दूसरे लोगों ने हल्दी की पैटर्न ले ली, लेकिन सर्जरी की पैटर्न
मैं आपको चैलेंज के साथ में बोल सकता हूँ कि और कोई लोग नहीं ले सकते हैं सिवाय इंडिया, सिवाय भारत। आज के समय में भी हम लोग जब भी ये हमारी आचार्य सुश्रुत जी ने दी हुई सर्जरी की पैटर्न के लिए जब भी बात करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि ये इंडिया को ही हमारी शल्य की पैटर्न मिलेगी और ये सर्जरी इसका मूलभूत अधिकार है वो आयुर्वेद को ही है, वो आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। सर, आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए जो आपने हमको और हमारी जनता को जो आयुर्वेदा के बारे में जो जानकारी दी है उसके लिए खूब खूब आभार। आशा करते हैं कि आप आयुर्वेदा का जो नाम उसको खूब ऊंचाइयों पर ले जाइए। जय हिंद, जय सुरक्षित भारत। आशा है आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आखिर में हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी तकलीफ हो तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप सिर्फ मिस कॉल मार सकते हैं या दिए गए ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय सुरक्षित भारत।